है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आई प्लस लर्निंग में। मेरा नाम है ध्रुव राय। आज के इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि अमेरिका के राष्ट्रपति पद का चुनाव कैसे होता है। पिछले कुछ समय से अमेरिका के राष्ट्रपति के पद का चुनाव चर्चा का विषय बना हुआ है, तो इस वीडियो को अगर आप अंत तक देखते हैं तो आप जान पाएंगे कि अमेरिका के राष्ट्रपति के चुनाव का प्रोसीजर क्या है। जो बाइडेन ने अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में जीत दर्ज की है और अब यह क्लियर हो चुका है कि वो अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति होंगे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने अभी तक अपनी हार स्वीकार नहीं की है। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में 3 नवंबर को वोट डाले गए थे और आज 1 दिसंबर है, लेकिन अमेरिका के जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो अभी तक अपनी हार स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं। उन्होंने धांधली के आरोप भी लगाए हैं। अगर आप देखेंगे कुछ ट्वीट्स उनके हमने निकाले हैं, ये ट्वीट्स केवल लास्ट डे के हैं, पिछले दिन के ही ट्वीट्स हैं। इन सारे ट्वीट्स में आप देखकर समझ पाएंगे कि वो अभी भी स्वीकार करने को तैयार नहीं है और साथ ही उन्होंने धांधली के आरोप भी लगाए हैं। 6 नवंबर को यानी कि अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में जब वोट डाले गए थे उसके जस्ट 3 दिन बाद ही अमेरिका के कई बड़े न्यूज़ चैनल्स जिनमें ABC, CBC और NBC शामिल हैं, इन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की प्रेस कॉन्फ्रेंस को बीच में ही रोक दिया। इन चैनल्स ने अपने दर्शकों से कहा है कि राष्ट्रपति ने झूठ बोला है और उनकी बातों से ऐसा लग रहा है कि वो पोस्टल वोट को फ्रॉड बता रहे हैं। आपको बता दें कि ट्रंप चुनाव से पूर्व से ही अपने समर्थकों से कहते चले आ रहे हैं कि वो पोस्टल मतों से मतदान ना करें, बल्कि खुद स्वयं जाकर मतदान करें। और वहीं दूसरी ओर जो बाइडेन लगातार अपने समर्थकों से अपील करते रहे थे कि कोरोना महामारी को देखते हुए कृपया पोस्टल वोट का ही प्रयोग करें। डोनाल्ड ट्रंप का दावा है कि अगर केवल वैध मतों को गिना जाए, यानी उनके अनुसार अगर पोस्टल वोट की गिनती ना की जाए तो वे ही विजेता होंगे। उन्होंने सारे पोस्टल वोट को फ्रॉड माना है और इस बार अमेरिका में कोरोना महामारी के कारण सबसे ज़्यादा पोस्टल वोट ही डाले गए हैं। तो आइए सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव का प्रोसीजर क्या है, कैसे होते हैं अमेरिका में राष्ट्रपति पद के चुनाव। अमेरिका का संविधान 4 मार्च 1789 को लागू हुआ और इसी दिन जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका के पहले राष्ट्रपति बने। हालांकि भारत ब्रिटेन का एक उपनिवेश रहा था और यहाँ के संविधान में ब्रिटेन के संविधान का सबसे ज़्यादा प्रभाव है, लेकिन अमेरिका का संविधान दुनिया का पहला लिखित संविधान है और भारत के संविधान निर्माता जब अपना संविधान बना रहे थे तो उन्हें अमेरिका के संविधान से काफ़ी मदद मिली। भारत में ब्रिटेन की ही तरह संसदीय प्रणाली यानी कि पार्लियामेंट्री सिस्टम अपनाया गया है और यहाँ पर प्रधानमंत्री का पद सबसे अहम है, लेकिन अमेरिका में राष्ट्रपति प्रणाली प्रेसिडेंशियल सिस्टम अपनाया गया है और वहाँ पर प्रधानमंत्री जैसा कोई पद है ही नहीं। वहाँ पर सबसे प्रमुख पद राष्ट्रपति का ही है। अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 35 वर्ष है, यानी जो अमेरिका का राष्ट्रपति बनना चाहता है वह कम से कम 35 वर्ष की आयु का होना चाहिए। साथ ही ज़रूरी है कि वह जन्म से अमेरिका का नागरिक हो, यानी उसका जन्म अमेरिका में ही होना चाहिए। और तीसरी कंडीशन है कि वे कम से कम 14 वर्ष तक अमेरिका में रहा हो। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव का जो इलेक्शन प्रोसीजर है वो इनडायरेक्ट है, यानी कि वहाँ पे जो इलेक्टोरल कॉलेज होता है, निर्वाचक मंडल होता है, वो अपना राष्ट्रपति चुनता है। ये पूरी प्रक्रिया शुरू होती है जिस साल इलेक्शन होना है उसके 1 साल पहले प्रक्रिया शुरू हो जाती है। यानी कि अगर 2020 में इस साल इलेक्शन हुआ है तो 2019 में ही इसकी प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव से 1 साल पहले मार्च, अप्रैल और मई के महीने में जो भी व्यक्ति राष्ट्रपति बनना चाहता है वो अपनी घोषणा करता है कि हाँ, मैं राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनना चाहता हूँ। ये प्रक्रिया हमेशा 1 साल पहले मार्च, अप्रैल और मई के महीने में भी होती है। जैसे अभी 2020 में इलेक्शन है तो 2019 में मार्च, अप्रैल और मई के महीने में ही ये प्रक्रिया हमेशा होती है। इसके बाद आपने 2 शब्द बहुत प्रचलित हैं अमेरिका में, आपने सुने होंगे, प्राइमरी और कॉकस। किस पार्टी से कौन उम्मीदवार होगा इसका फैसला प्राइमरी और कॉकस में किया जाता है। बहुत ही शानदार प्रक्रिया है ये। मान के चलिए डेमोक्रेट्स पार्टी में कुल 10 उम्मीदवार हैं, उनमें से कुछ लोगों ने, मान के चलिए 5 लोगों ने अपना नाम वापस ले लिया है, तो कुल 5 उम्मीदवार हैं। तो होता क्या है कि हर ज़िले में, हर इलाके में इसमें पार्टी के लोग इकट्ठे होते हैं, वो चुनाव के द्वारा या हाथ ऊपर करके उम्मीदवारों का चयन करते हैं। तो इन 5 में से कौन सा एक उम्मीदवार हमारा मतलब जो वो चाहते हैं कि वो उम्मीदवार खड़ा हो राष्ट्रपति चुनाव में, इसका फैसला यहीं से किया जाता है। कहीं कहीं यह कार्य जनता करती है और कहीं कहीं यह कार्य राज्य भी करते हैं।
तो जनता को जो भी लगता है, जो भी उम्मीदवार ठीक लगता है, उसका चुनाव यहाँ पर कर लिया जाता है। यह पूरी प्रक्रिया जून 2019 से जून 2020 तक, यानी कि लगभग 1 साल तक यह पूरी प्रक्रिया चलती रहती है। उसके बाद जून 2020 में एक प्रेसिडेंशियल नॉमिनेशन कन्वेंशन होता है। इसके लिए हर राज्य के लिए एक डेट फिक्स होती है और इस कन्वेंशन में उम्मीदवार का नाम फाइनल किया जाता है कि कौन सा उम्मीदवार राष्ट्रपति के पद के लिए किस पार्टी से खड़ा होगा। इस कन्वेंशन के लिए पार्टी एक लिस्ट बनाती है कि हर राज्य से कौन सा पार्टी का मेंबर इस कन्वेंशन में वोट करने के लिए आएगा। तो कुल मिलाकर राष्ट्रपति का उम्मीदवार चुनने के लिए हर राज्य से हर पार्टी की एक लिस्ट बनाई जाती है कि कौन सा मेंबर पार्टी का इस उम्मीदवार को चुनने के लिए कन्वेंशन में जाएगा। फिर जुलाई, अगस्त, सितंबर में, यानी कि जिस वर्ष इलेक्शन होना है उस वर्ष जुलाई, अगस्त, सितंबर ये महीने फिक्स रहते हैं। यानी कि जुलाई, अगस्त, सितंबर में पार्टी के हिसाब से प्रेसिडेंशियल नॉमिनेशन कन्वेंशन होता है। एग्जाम्पल के लिए मान के चलिए रिपब्लिकन पार्टी से 5 उम्मीदवार फाइनल किए गए थे, तो इन 5 उम्मीदवार में से किस एक उम्मीदवार को टिकट मिलेगा राष्ट्रपति के पद के लिए, तो उसका फैसला यहीं पर किया जाता है। तो जैसे रिपब्लिकन पार्टी का उम्मीदवार चुना जाना है तो रिपब्लिकन पार्टी के प्रतिनिधि आएंगे जो चुने गए थे, वो 5 उम्मीदवारों में से किसी एक को, सबको अपने अपने वोट देंगे। जो भी उसमें जीतता है वो एक व्यक्ति को राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवारी के लिए टिकट दिया जाता है और यह काम सितंबर के महीने में ही कंप्लीट किया जाता है। यानी सितंबर के महीने में यह तय होता है कि किस पार्टी से कौन सा व्यक्ति राष्ट्रपति के पद के लिए खड़ा होगा। तो सितंबर के लास्ट तक यह तय होता है, उम्मीदवार तय होता है हर पार्टी का। और सितंबर लास्ट से नवंबर के स्टार्टिंग तक, यानी कि मेनली कहें तो अक्टूबर का पूरा महीना मिलता है उम्मीदवार को अपना प्रचार करने के लिए। इलेक्शन डेट भी यहाँ पर फिक्स होती है। इसमें कहा गया है कि नवंबर के महीने में ट्यूसडे आफ्टर फर्स्ट मंडे, ये लिखा हुआ है, यानी कि पहले सोमवार के बाद जो मंगलवार आएगा नवंबर के महीने में, उस दिन यहाँ पर राष्ट्रपति के चुनाव होते हैं। तो अगर हम बात करें 2020 की, तो 2 नवंबर को पहला सोमवार है, उसके बाद 3 नवंबर को मंगलवार है। तो 3 नवंबर की डेट 2020 में फिक्स है, 3 नवंबर को वहाँ पर राष्ट्रपति का चुनाव होगा। तो अक्टूबर का महीना मिलता है यहाँ पर अमेरिका के राष्ट्रपति उम्मीदवार को अपने प्रचार करने के लिए। और अक्टूबर के महीने में ही 3 प्रेसिडेंशियल डिबेट होती हैं। आपने बहुत देखा होगा अपने न्यूज़ चैनल्स में, हम देखते हैं यहाँ पर कि अमेरिका में जो प्रेसिडेंशियल डिबेट्स होती हैं उसके बारे में। तो 3 प्रेसिडेंशियल डिबेट्स होती हैं राष्ट्रपति के पद के लिए, और वाइस प्रेसिडेंट के लिए भी डिबेट होती है। वाइस प्रेसिडेंट के लिए केवल 1 डिबेट होती है और प्रेसिडेंट के लिए 3 डिबेट होती हैं। और यह डिबेट जो होती है वो जो 2 सबसे बड़ी पार्टी हैं, रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेट्स पार्टी, इन 2 पार्टी के उम्मीदवारों के बीच में ये डिबेट होती है। तो इस बार यह डिबेट 29 सितंबर, 15 अक्टूबर और 22 अक्टूबर के लिए फिक्स की गई थी। बीच में आपने सुना होगा कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को कोरोना भी हो गया था, तो बीच में मांग उठी थी डिबेट कैंसिल करने के लिए, लेकिन वो तैयार नहीं हुए। डिबेट तीनों हुई थी। और वाइस प्रेसिडेंट के लिए केवल 1 डिबेट हुई थी, वो हुई थी 7 अक्टूबर को। तो क्वेश्चन यह है कि यह डिबेट करवाता कौन है। तो यह डिबेट 1980 से प्रारंभ हुई थी, जब दोनों पार्टियों ने, जो 2 बड़ी पार्टी हैं अमेरिका की, रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स, इन दोनों ने मिलकर एक NGO बनाया था। उसका नाम था कमीशन ऑन प्रेसिडेंशियल डिबेट्स। तो एक NGO इन दोनों पार्टी ने मिलकर बनाया था। दोनों पार्टी मिलकर इस NGO को फंड देती हैं डिबेट्स कराने के लिए। साथ ही जो डिबेट्स होती है उसमें जो विज्ञापन वगैरह आते हैं और लोगों से भी ये NGO फंड इकट्ठा करता है। तो यही NGO इन डिबेट्स को कराता है। 3 डिबेट्स होती हैं प्रेसिडेंट्स के लिए और 1 डिबेट्स होती है वाइस प्रेसिडेंट के लिए। अमेरिका के राष्ट्रपति के चुनाव में 3 शब्द बहुत ही प्रचलित हैं, आपने कई बार सुना होगा, रेड स्टेट्स, ब्लू स्टेट्स, पर्पल स्टेट्स। ये 3 शब्द बहुत ज़्यादा न्यूज़ में सुनाई देते हैं हमें। तो रेड स्टेट्स और ब्लू स्टेट्स को सेफ स्टेट्स कहा जाता है। रेड स्टेट्स रिपब्लिकन का गढ़ माना जाता है, यानी कि वहाँ माना जाता है कि रिपब्लिकन पार्टी को कोई नहीं हरा सकता रेड स्टेट्स से। और जो ब्लू स्टेट्स हैं वो डेमोक्रेट्स पार्टी का गढ़ माना जाता है। यानी रेड स्टेट्स में कुछ राज्य हैं, वहाँ माना जाता है कि रिपब्लिकन इन राज्य से कभी नहीं हारेगी। और जो ब्लू स्टेट्स हैं उनमें कुछ राज्य हैं वो डेमोक्रेट्स पार्टी का गढ़ माने जाते हैं। इसीलिए इन रेड स्टेट्स और ब्लू स्टेट्स को सेफ स्टेट्स कहा जाता है, यानी कि ये दोनों पार्टी के लिए सेफ स्टेट्स हैं। जो पर्पल स्टेट्स होते हैं, यानी कि जो राज्य पर्पल स्टेट्स में शामिल हैं, उनको स्विंग स्टेट्स या बैटल ग्राउंड स्टेट्स कहा जाता है। यही ऐसे राज्य हैं जहां दोनों पार्टी अपनी पूरी ताकत झोंकती हैं चुनाव के लिए, क्योंकि ये राज्य किसी एक के लिए सेफ नहीं है, किसी को भी वोट दे सकते हैं, यहाँ कोई फिक्स नहीं है। तो पर्पल स्टेट्स के राज्यों में ही दोनों पार्टी अपनी ताकत ज़्यादा झोंकती हैं।
तो अमेरिका में केंद्र में 2 सदन हैं, जैसे कि भारत में है लोकसभा और राज्यसभा। तो अमेरिका का जो उच्च सदन होता है वहाँ उसको सीनेट कहा जाता है। अमेरिका में संसद को कांग्रेस कहा जाता है और अमेरिका के उच्च सदन को सीनेट कहा जाता है। भारत में उच्च सदन को राज्यसभा कहा जाता है और अमेरिका का जो निम्न सदन होता है उसको हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स कहा जाता है। भारत में लोकसभा कहा जाता है। तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स का कार्यकाल जो वहाँ पर होता है वो केवल 2 साल के लिए होता है। 435 कुल सदस्य होते हैं वहाँ पर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में। और जो सीनेट्स होती है, सीनेट का कार्यकाल वहाँ पर 6 वर्ष के लिए होता है, लेकिन उसके 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष बाद रिटायर्ड होते हैं। तो हर 2 साल में वहाँ पर भी 1/3 सदस्यों के लिए इलेक्शन होता है। सीनेट की कुल सदस्य संख्या वहाँ पर 100 है। अमेरिका में 50 राज्य हैं, हर राज्य से 2 सदस्य वहाँ पर सीनेट के लिए फिक्स हैं। हर राज्य से 2 मेंबर सीनेट्स के लिए हैं। तो कुल सदस्य संख्या सीनेट की 100 है, 100 वहाँ पर कुल सीनेट्स के सदस्य हैं। तो इस प्रकार अमेरिका में हर 2 साल में इलेक्शन होते हैं, क्योंकि राज्य में भी अमेरिका में हर राज्य में 2 सदन हैं, राज्यों के भी इलेक्शन साथ ही होते हैं और केंद्र में भी इलेक्शन साथ में ही होते हैं। भारत में काफ़ी समय से ये मांग उठ रही है कि केंद्र और राज्यों में इलेक्शन साथ में हो, लेकिन अमेरिका में काफ़ी पहले से ही ये प्रावधान चला आ रहा है। वहाँ पर राज्य और केंद्र के इलेक्शन हर 2 साल में साथ में ही होते हैं। तो हर 2 साल में जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स है उनके चुनाव होते हैं और जो सीनेट है उसमें हर 2 साल में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं, रिटायर्ड होते हैं। तो उन 1/3 सदस्यों का हर 2 साल में वहाँ पर चुनाव होता है। तो अगर हम बात करें इस वर्ष की 3 नवंबर 2020 की, तो अमेरिका में 3 नवंबर 2020 को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के जो 435 मेंबर्स हैं उनका चुनाव हुआ। सीनेट्स के जो 1/3 सदस्य रिटायर्ड हुए थे, 33 सदस्य लगभग, उनका चुनाव हुआ। प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव हुआ। साथ ही में 11 राज्यों के गवर्नर का भी चुनाव उसी दिन 3 नवंबर को हुआ है। इसके बाद यहाँ पर 2 साल बाद फिर से अमेरिका में चुनाव होंगे। नवंबर 2022 को फिर चुनाव होंगे, जिसमें 435 हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के 435 सदस्यों का चुनाव फिर से होगा और साथ ही सीनेट्स के 1/3 सदस्यों का चुनाव फिर से होगा। और 39 जो राज्य हैं, 39 राज्यों के गवर्नर का चुनाव वहाँ पर 2022 में होगा। केवल प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव नहीं होगा, क्योंकि इनका कार्यकाल 4 वर्ष का वहाँ पर फिक्स होता है। तो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव अब केवल 2024 में ही होगा। इसके बाद अब आते हैं हम इलेक्शन डे पर। तो जनता अपना एमपी चुनती है, इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर को चुनती है वहाँ पर। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, अमेरिका का एक राज्य है कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में 53 मेंबर्स हैं और सीनेट्स में हर राज्य में वहाँ पर 2 मेंबर्स हैं ही। तो कैलिफोर्निया में कुल मेंबर्स 55 हैं। कैलिफोर्निया को अब भारत का उत्तर प्रदेश भी कह सकते हैं, कि भारत में उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा सीट्स हैं लोकसभा की। इसी प्रकार वहाँ पर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की सबसे ज़्यादा सीट कैलिफोर्निया में है। तो अमेरिका में टोटल 538 सीट्स पर मतदान होता है, जिसमें से किसी भी उम्मीदवार को जीतने के लिए, राष्ट्रपति का पद चुनाव जीतने के लिए 270 वोट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो 435 आपको अभी बताया था कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में 435 मेंबर्स होते हैं और 100 मेंबर्स होते हैं सीनेट में। तो टोटल 535 मेंबर्स हुए, लेकिन चुनाव 538 मेंबर्स पे होता है। तो ये 3 मेंबर्स कहाँ से आते हैं? तो अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी आप मान के चल सकते हैं, जैसे भारत में दिल्ली है, दिल्ली में केंद्र सरकार का शासन है, ऐसे ही वहाँ पर वाशिंगटन डीसी है जहाँ पर केंद्र सरकार का शासन है। यह कोई राज्य में शामिल नहीं है, एक छोटा सा जिला है। तो पहले यहाँ पर यहाँ के लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं था, क्योंकि यह किसी राज्य में शामिल नहीं था, यहाँ पर केंद्र का शासन था। लेकिन उसके बाद जब यहाँ पर विरोध होना शुरू हुआ, यहाँ के जो लोग थे उन्होंने विरोध करना शुरू किया, क्योंकि वो भी राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान का अधिकार चाहते थे। तो 1961 में एक संविधान संशोधन किया गया अमेरिका में। यह संविधान संशोधन करके वहाँ पर जो वाशिंगटन डीसी है उसको मिनिमम सीट दी गई, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में मिनिमम 1 सीट दी गई और साथ में 2 सीट उसको सीनेट में दी गई। तो 3 सीट यहाँ पर वाशिंगटन डीसी को भी प्राप्त हुई। तो 538 सीट पर मतदान होता है। 538 में से 270 सीट जिसको भी प्राप्त हो जाती हैं वो राष्ट्रपति चुन लिया जाता है। अमेरिका के संविधान में अनुच्छेद 2 में राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। आर्टिकल 2 में राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित प्रावधान है। तो अमेरिका में हर राज्य का अपना एक तरीका होता है अपने एमपी चुनने का। तो अमेरिका में राष्ट्रपति चुनने का एक अलग ही तरह का प्रोसीजर होता है। यह प्रोसीजर जानना हमारे लिए ज़रूरी है। यही प्रोसीजर है जो सबसे अलग करता है अमेरिका के राष्ट्रपति के चुनाव को। इस प्रोसीजर को बोलते हैं विनर टेक ऑल। ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है
कि अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव आखिर होता किस तरह है। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं कैलिफोर्निया का। अभी हमने देखा था कैलिफोर्निया में टोटल 55 सीट्स हैं एमपी के लिए, 2 सीनेट से और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से 53 सीट हैं, तो टोटल 55 सीट हैं। तो कैलिफोर्निया में मतदान होता है। कैलिफोर्निया में मान के चलिए रिपब्लिकन पार्टी को 54% सीट मिलती है, डेमोक्रेट्स को 44% सीट मिलती हैं और अन्य 2% सीट और पार्टियों में डिवाइड हो जाती हैं। तो वहाँ पर होगा क्या, 55 सीट में से अगर 54% सीट रिपब्लिकन पार्टी को मिली है तो पूरी की पूरी 55 सीट उनके पास चली जाएंगी। यानी कि जो भी पार्टी सबसे ज़्यादा परसेंटेज किसी राज्य में प्राप्त करती है, किसी भी राज्य में जो भी पार्टी सबसे ज़्यादा वोट का परसेंटेज प्राप्त करती है, तो उस राज्य की सारी सीट्स उस पार्टी को मिल जाती हैं। इसको बोलते हैं विनर टेक ऑल। भारत में ऐसा नहीं है। भारत में अगर मान के चलिए उत्तर प्रदेश में 80 सीट हैं तो उसमें बीजेपी को 52 सीट मिली हैं, कांग्रेस को 1 सीट मिली है, समाजवादी पार्टी को 5 सीट मिली है। इस तरह वहाँ पर अलग अलग राज्यों में बढ़ती हैं। लेकिन अमेरिका में क्या है, किसी राज्य में सबसे ज़्यादा परसेंटेज जिस पार्टी को मिलेगा पूरी की पूरी सीट उस पार्टी को मिल जाएंगी। ये है विनर टेक ऑल, और यही जो प्रावधान है वो अमेरिका के चुनाव को अलग बनाता है। और 2016 में विनर टेक ऑल का नुकसान हिलेरी क्लिंटन को उठाना पड़ा। हिलेरी क्लिंटन को 48.2% वोट प्राप्त हुए थे, जबकि डोनाल्ड ट्रंप को 2016 के इलेक्शन में 46.1% वोट प्राप्त हुए थे। लेकिन परसेंटेज कम होने के बावजूद डोनाल्ड ट्रंप चुनाव जीत गए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को सीट ज़्यादा प्राप्त हुई थी। डोनाल्ड ट्रंप को 304 सीट्स मिली थी और हिलेरी क्लिंटन को 227 सीट्स मिली थी। तो ये होता है विनर टेक ऑल, आप अभी तक समझ चुके होंगे। इसके बाद शुरू होती है वोटों की गिनती। इस बार के अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में काफ़ी समय लगा है वोटों की गिनती के लिए, क्योंकि काफ़ी सारे वोट पोस्टल वोट्स के द्वारा डाले गए थे और कोरोना की वजह से भी काफ़ी ज़्यादा समय लगा है। लेकिन अभी ये प्रक्रिया समाप्त नहीं हुई है राष्ट्रपति चुनाव की। राष्ट्रपति के चुनाव की बहुत बड़ी प्रक्रिया है अमेरिका में। तो इसके बाद क्या होता है, वोटों की गिनती होती है, लेकिन उसके बाद दिसंबर के महीने में जब चुनाव होते हैं, उस वर्ष दिसंबर के महीने में मंडे आफ्टर सेकेंड वेडनेसडे, वहाँ पर लिखा हुआ है मंडे आफ्टर सेकेंड वेडनेसडे। तो इस दिन क्या होता है, जो इलेक्टोरल कॉलेज होता है उसके मेंबर्स बैठकर राष्ट्रपति के लिए मतदान करते हैं। तो इस वर्ष यह तारीख 14 दिसंबर को पड़ी है। तो 14 दिसंबर 2020 में क्या होगा, हर राज्य में जो भी चुनकर आया है एमपी है, इलेक्टोरल कॉलेज का मेंबर है राष्ट्रपति चुनाव के लिए, तो वो अपने हर राज्य की राजधानी में इकट्ठे होंगे और अपने अपने राज्य में राष्ट्रपति के लिए वोट डालेंगे। लेकिन इसका कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता है। जो भी जीत चुका होता है राष्ट्रपति का चुनाव वही राष्ट्रपति बनता है। जैसे अभी जो बाइडेन जीत चुके हैं तो उनका राष्ट्रपति बनना क्लियर हो चुका है, जबकि अभी 14 दिसंबर को अभी एक प्रक्रिया बाकी है, जहां पर 14 दिसंबर को जो मैंने बताया आपको, अभी हर राज्य में जो एमपी होगा वो राष्ट्रपति के लिए मतदान करेगा। लेकिन उसके पहले ही जो बाइडेन राष्ट्रपति का चुनाव जीत गए हैं। क्योंकि होता क्या है कि हर राज्य के जो एमपी हैं वो बाध्य हैं, जो उस राज्य से जो भी पार्टी को जीत मिली है उस पार्टी के मेंबर को राष्ट्रपति चुनाव में वोट करने के लिए हर राज्य का एमपी बाध्य होता है। इसको फेथलेस इलेक्टर्स भी बोलते हैं, यानी कि वो बाध्य है, वो उसी व्यक्ति को वोट देगा जो व्यक्ति उस राज्य से सारी सीट्स जीता है। और इसके लिए बाकायदा 29 राज्यों ने कानून भी बनाए हुए हैं कि उसको हमारा जो एमपी है उसको उसी व्यक्ति को वोट देना है जो उस राज्य से जीता है। तो आमतौर पर वही व्यक्ति जीतता है जो राष्ट्रपति का चुनाव जीत चुका होता है। इससे इस प्रक्रिया से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि एमपी बाध्य है उसी व्यक्ति को वोट देने के लिए जो राष्ट्रपति का चुनाव जीत चुका है उस राज्य से। और क्योंकि कोई गुप्त मतदान भी नहीं होता है, खुला मतदान होता है, तो उसको उसी को वोट देना पड़ता है। तो अभी तक अमेरिका के इतिहास में 200 साल के इतिहास में अभी तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि इसमें कोई और व्यक्ति चुनाव जीत गया हो। तो इसके लिए इसका मतलब ये है कि जो बाइडेन को कोई खतरा नहीं है, वो राष्ट्रपति का चुनाव जीत चुके हैं। तो 14 दिसंबर को जो एमपी हैं वो अपने अपने राज्य में राष्ट्रपति के लिए वोट डालेंगे। उसके बाद 6 जनवरी को वहाँ पर राष्ट्रपति के चुनाव की काउंटिंग होती है। जो वोट डाले गए हैं एमपी के द्वारा उसकी काउंटिंग, यह डेट भी फिक्स है, 6 जनवरी को ही होती है। तो 6 जनवरी को होता क्या है, वहाँ पर जो सीनेट है और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है उन दोनों की एक जॉइंट सिटिंग होती है, एक संयुक्त बैठक होती है। और इस संयुक्त बैठक की अध्यक्षता वहाँ पर सीनेट का जो अध्यक्ष है, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट वहाँ पर सीनेट का अध्यक्ष होता है, वो इस जॉइंट सिटिंग की अध्यक्षता करता है। भारत में राज्यसभा का जो सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति होता है। ऐसे ही वहाँ पर जो सीनेट होती है वहाँ की राज्यसभा, उसका सभापति भी उपराष्ट्रपति होता है। तो एक लंबी प्रक्रिया हो जाती है 3 नवंबर से 6 जनवरी काउंटिंग के बीच की। तो इस बीच होता क्या है, इस बीच जो नए एमपी होते हैं जो चुन के आए हुए होते हैं वो शपथ लेते हैं और अपना काम कांग्रेस में अपना काम शुरू कर देते हैं। तो वहाँ पर कोटा होता है 270 वोट का। अगर किसी भी व्यक्ति को, जो उम्मीदवार है राष्ट्रपति के
पद का, तो उसको अगर 270 वोट प्राप्त हो जाते हैं तो वो वहाँ का राष्ट्रपति बन जाता है। और 20 जनवरी फिक्स है, जिस साल चुनाव होता है उसके अगले साल 20 जनवरी वहाँ पर डेट फिक्स है। इस दिन राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण समारोह होता है, यानी कि नए राष्ट्रपति हर बार 20 जनवरी को शपथ ग्रहण करते हैं। तो जो बाइडेन जो राष्ट्रपति बने हैं वो 20 जनवरी को वहाँ पर शपथ लेंगे राष्ट्रपति के पद की। तो ये पूरी प्रक्रिया है, आपने देखा शुरू से लेकर अभी तक जो पूरी प्रक्रिया वहाँ पर अपनाई जाती है राष्ट्रपति के चुनाव की। लेकिन अभी भी एक पेच फंसा हुआ है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। एक पेच क्या है कि मान के चलिए अगर 270 जो वहाँ पर कोटा है प्राप्त करने का राष्ट्रपति के चुनाव के लिए, मान के चलिए किसी भी व्यक्ति को 270 वोट प्राप्त नहीं हुए, तब क्या होगा? तो इसमें होता क्या है, कांग्रेस में कंटिजेंट इलेक्शन होते हैं, आकस्मिक चुनाव किया जाता है। तो अगर प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन होना है, अगर प्रेसिडेंट के लिए कोई व्यक्ति कोटा प्राप्त नहीं कर पाया है 270 का, तो उसका चुनाव हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में होता है। और अगर वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव होना है तो वो सीनेट में होता है। तो प्रेसिडेंट के लिए क्या होता है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में जो 3 सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट वोट पाने वाले व्यक्ति हैं राष्ट्रपति के चुनाव में, जो 3 सबसे ज़्यादा जिन्होंने वोट प्राप्त किए थे, उन 3 लोगों को खड़ा किया जाता है। और इन 3 कैंडिडेट्स के लिए वहाँ पर वोटिंग होती है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में। तो इसमें क्या होता है, इसमें 1 स्टेट 1 वोट होता है, यानी कि जो 435 वोट थे वो यहाँ पर नहीं होंगे। यहाँ हर स्टेट के लिए केवल 1 वोट होगा, यानी कि टोटल 50 स्टेट हैं तो केवल 50 वोट ही होंगे। तो इन 50 वोट में से 26 वोट जिस भी व्यक्ति को मिल जाते हैं वो वहाँ का राष्ट्रपति चुन लिया जाता है। तो आपको समझ में आया होगा, 435 नहीं बल्कि केवल 50 वोट्स होते हैं, हर राज्य का 1 वोट होता है। और इन 50 वोट में से 26 वोट जिस भी व्यक्ति को मिल जाते हैं, जो 3 कैंडिडेट हाईएस्ट वोट पाने वाले 3 कैंडिडेट होते हैं, उनमें से जिसको भी 26 वोट मिल जाते हैं वो राष्ट्रपति बन जाता है। लेकिन अगर कल्पना कीजिए ऐसा भी हो सकता है कि 26 वोट भी किसी को प्राप्त ना हो, तब क्या होगा? तो अमेरिका के संविधान में स्पष्ट प्रावधान है कि अगर 26 वोट भी किसी को प्राप्त नहीं हुए तो 4 मार्च के दिन जो वाइस प्रेसिडेंट चुना गया होगा उसको प्रेसिडेंट मान लिया जाएगा और वाइस प्रेसिडेंट बन जाएगा और अपने लिए नया वाइस प्रेसिडेंट की नियुक्ति भी वही करेगा। 4 मार्च की डेट क्यों फिक्स है? क्योंकि 4 मार्च 1789 को ही जॉर्ज वाशिंगटन जो पहले राष्ट्रपति थे अमेरिका के, वो राष्ट्रपति चुने गए थे, इसलिए 4 मार्च की डेट यहाँ पर फिक्स है। तो अगर यही स्थिति वाइस प्रेसिडेंट के लिए हो, वाइस प्रेसिडेंट के उम्मीदवार ने अगर निर्णायक जो निर्धारित मत होता है वो प्राप्त नहीं किया है, तो वाइस प्रेसिडेंट के लिए सीनेट में इलेक्शन होता है, आकस्मिक चुनाव होता है। तो उसमें क्या होता है, टॉप के जो 2 कैंडिडेट्स होते हैं, याद रखिएगा हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में 3 कैंडिडेट्स होते हैं राष्ट्रपति के चुनाव के लिए, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट के लिए केवल 2 कैंडिडेट्स चुने जाते हैं। और इन 2 कैंडिडेट्स के लिए जो सीनेट होते हैं उसमें 100 सदस्य होते हैं, उन 100 सदस्य के 1-1 वोट होते हैं, यानी कि 100 वोट होते हैं। तो इन 100 वोट में से जिसको भी 51 वोट यानी 51 वोट जिसको भी मिल जाते हैं वो वहाँ का उपराष्ट्रपति बन जाता है। तो ये दोनों प्रोसीजर बताए मैंने, जब किसी को निर्णायक वोट ना मिले उसके लिए हैं। अगर निर्धारित वोट मिल जाते हैं तो 20 जनवरी को शपथ ग्रहण हो जाता है, और अगर निर्धारित वोट नहीं मिलते हैं तो इस प्रक्रिया के अनुसार वोटिंग होती है और 4 मार्च को नया राष्ट्रपति चुना जाता है। तो ये बात हुई अभी तक की कंप्लीट, जो अमेरिका का राष्ट्रपति इलेक्शन होता है वो कंप्लीट हमने यहाँ पर देखा है। तो अभी भी वहाँ पर प्रक्रिया चल रही है, क्योंकि 14 दिसंबर को अभी मतदान होगा, उसके बाद 6 जनवरी को वहाँ पर काउंटिंग होगी और 20 जनवरी को नए राष्ट्रपति शपथ लेंगे। तो अभी आप जैसे जैसे ये प्रक्रिया देखते जाएंगे आने वाले दिनों में तो आपको और क्लियर होता जाएगा। आप ध्यान से ये प्रक्रिया आप देखते जाएँ न्यूज़ चैनल्स में किसी भी माध्यम से। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में कुछ नया टॉपिक लेके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।